नमस्कार, मैं हूं आर के रैना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हेल्थ कोच। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम स्वास्थ्य संबंधित ऐसी जानकारियां देने की कोशिश करते हैं जिससे हम और आप बीमारियों से बचे रहें, लेकिन अगर हम कभी बीमार हो जाएं तो भी सही समय पर सही उपचार से समय, सेहत और पैसे का नुकसान होने से बचा पाएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोग पाइल्स या बवासीर रोग से ग्रस्त हैं और हर साल 10 लाख के आसपास का आंकड़ा इसमें और जुड़ता है। और सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतें। इस विषय पर आज हमें जानकारी देंगे और मार्गदर्शन करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. सिंह साहब। डॉक्टर एस.के. सिंह हमारे देश के जाने माने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं और डॉक्टर एस.के. सिंह MS आयुर्वेदा हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने ये मेंबर हैं नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा के और इनको हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कई अवार्ड्स मिले हैं। डॉक्टर एस.के. सिंह हेड हैं और डायरेक्टर सुश्रुता एनोरेक्टल इंस्टीट्यूट के 30 साल का गहन अध्ययन और रिसर्च के साथ साथ डॉक्टर साहब ने कई जाने माने हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दिल्ली का मूलचंद हॉस्पिटल भी शामिल है। डॉक्टर साहब नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में एज स्पीकर जाते हैं और अपने टॉक्स देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई गुदादार के पास कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे पेशेंट्स उसको एज पाइल्स ही लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है? कोई और कंडीशंस भी होते हैं? हमें उस पर ज़रा मार्गदर्शन करें प्लीज। हाँ जी। तो पाइल्स जो है वो दो प्रकार का, हमने दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया हुआ है। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, एक्सटर्नल पाइल्स जो कि बाहर की तरफ होते हैं, और इंटरनल पाइल्स जो कि गुदामार्ग के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स तो यूजुअली पेशेंट को पता रहता है कि गुदामार्ग के बाहर एक छोटी सी गांठ का होना, और उस गांठ में यूजुअली कभी कभी वेदना या पेन हो सकता है, अदरवाइज वो एक गांठ सी वहाँ पे पड़ी रहती है। इंटरनल पाइल्स को हम 3 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड, मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इसमें मरीज को सिर्फ इतना पता होता है कि बगैर किसी दर्द के उसको स्टूल पास करते समय ब्लीडिंग होती है, कोई पेन नहीं होता। पेशेंट को सिर्फ ये नज़र आता है कि यार जब हम स्टूल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो ब्लड आ जाता है, फ्रेश ब्लड आता है। तो ये इंडिकेशन है कि भाई पाइल्स की ये फर्स्ट स्टेज है, और इसको आपको इस स्टेज पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये स्टेज आगे बढ़ती है, और फिर वो मस्से का साइज बढ़ता है, और बढ़ते हुए इतना बढ़ता है कि वो मोशन के समय वो मस्सा भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट को ये पता चलता है कि वॉश करते समय कि कोई टिश्यू बाहर आया है और फिर वो अंदर चला गया है, तो वो स्टेज वो इंडिकेट करता है सेकेंड स्टेज का। अच्छा। कि मस्सा का साइज अब बड़ा हो गया है, वो अंदर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। इस स्टेज में भी यूजुअली पेन नहीं होता है। पेन तभी देखा जाता है जब इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए और इसमें स्वेलिंग आ जाए, तब भी पेन होता है। अदरवाइज इसमें वही टिश्यू मांस का बाहर आना और ब्लीडिंग का होना, ये सेकेंड स्टेज के लक्षण है। सेकेंड स्टेज और जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि मस्सा बाहर आता है मोशन के समय, वो अपने आप अंदर नहीं जाता है, पेशेंट को हाथ से उसको पुश करना पड़ता है। ये इसका सेकेंड स्टेज का जो लेटर स्टेज में आता है। और इस स्टेज पे भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में चले जाता है, जिसको हम कहते हैं थर्ड स्टेज। उसमें क्या होता है कि आप मस्से को अंदर पुश कर देते हैं, चलते फिरते फिर मस्सा बाहर आता है। इस स्टेज में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही बात। क्योंकि वो मस्सा बाहर आ रहा है और वो अंडर गारमेंट से उसे इन्फेक्शन डैमेज होने का या उसका मैकेनिकल इंजरी होने का डर रहता है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, और सलाह यही दी जाती है कि फर्स्ट स्टेज में ही आपको इसका, जैसे आपको ब्लीडिंग होती है और ये टिश्यू या टिश्यू बाहर आता है तो आपको यू शुड पे अटेंशन और आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, भारत में ये जो रोग है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। ये गांव में नहीं, शहरों में भी है। भारत में ही नहीं, बिल्कुल भारत से बाहर भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं इसके। तो इसकी क्या मेजर कारण है, वजह क्या है कि ज़्यादा रोग हो रहा है लोगों में? हाँ, अभी जो रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि ये पाइल्स रोग में या तो अवेयरनेस की वजह से, या मतलब हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं तो रिसेंट डिकेड में इसकी जो इंसिडेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़े हुए नज़र आते हैं, और इवन यूथ में भी ये देखा गया है। पहले तो हम ये सोचा करते थे कि 40 साल के ऊपर ये बीमारी होती है, बुढ़ापे की बीमारी है। हाँ, लेकिन अब तो ये जो है यंग कॉलेज गोइंग बच्चों में भी ये देखा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें ये हो सकता है कि हमारा जो फास्ट फूड कल्चर है, व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो खान पान है ना, उसमें ये जो
जो फास्ट फूड कल्चर है जिसमें आप ये मैदे की चीज़ें, रेडीमेड फूड्स, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पहले का जो खाना पीना था, जो कहते थे लोग अनाज, मोटा अनाज खाते थे, सीरियल्स लेते थे, अभी क्या सब रिफाइंड फूड है और वो प्रोसेस्ड फूड है। तो उसमें क्या है कि जो मैदे से बनी हुई चीज़ें है, फाइबर नहीं होता उसमें। तो ये बहुत बड़ा, हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उससे कॉन्स्टिपेशन होता है और पाइल्स की जनरेशन में कॉन्स्टिपेशन एक मेन फैक्टर है जी। क्योंकि हम देखते हैं पाइल्स में क्या होता है कि ब्लड वेसल, बेसिकली बवासीर या पाइल्स में क्या है, एक ब्लड वेसल्स हैं जो फूल जाते हैं। करेक्ट। और उनके फूलने का कारण प्रेशर है। अब वो प्रेशर 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब आप स्टूल के लिए जा रहे हैं, आपको स्टूल टाइट है या प्रेशर नहीं बन रहा है और आप मोशन में बहुत देर तक बैठते हैं और प्रेशर लगाते हैं। वो प्रेशर जाकर के उन ब्लड वेसल्स में जाकर के इंड्यूस होता है और वो धीरे धीरे स्वेलअप करने लगती हैं। दूसरा आता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़। आप सपोज पहले के लोग में मोबिलिटी ज़्यादा रहती थी, लोग काफ़ी घूमते फिरते थे, एक्सरसाइज करते थे, टाइम था लोगों के पास में। अभी एक थोड़ा सा लाइफ फास्ट हो गई है तो लोगों के पास में एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी रिड्यूस होती चली जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा चलने फिरने में भी लोग, आप देखते हैं ना, लोग मोबिलिटी बहुत कम हो गए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। तो ये बैठे रहने से भी इंडाइजेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ये कॉन्स्टिपेशन की बात हुई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात हुई। कॉन्स्टिपेशन में मैंने बताया कि आपका जो फूड हैबिट्स है वो मेजर रोल प्ले कर रही है। सेकेंड चीज़ है कि हमारा इसमें एक और फैक्टर आता है, जैसे हमारी कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनकी वजह से ब्लड वेसल्स में, रेक्टल वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ सकती है। वेट लिफ्टर्स हैं, तो वो लोग भी सांस रोक के, कई बार हम एक्सरसाइज वेट लिफ्ट करते हैं तो इसमें भी जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो वेन्स में जाके, ये आपने बड़ी नई बात कही है, ये काफी लोगों को पता नहीं है वेट लिफ्टिंग। तो एक्सरसाइज करते समय कभी सांस रोक करके स्ट्रेन ना करें। ऐसे प्रेगनेंसी भी है, प्रेगनेंसी में भी लेडीज में जो फीटस, जो बच्चे का प्रेशर, वो भी नीचे ट्रांसमिट होता है। तो इन सभी अवस्थाओं में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वो, कि जिससे ब्लड सर्कुलेशन, इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, ठीक रहे। सर ये पोजीशन भी होता है, मैंने ये सुना कि अगर कोई जैसे कोई बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करता है या बहुत ज़्यादा बैठा रहता है या खड़े रहने की ऐसी कोई ड्यूटी है, उसमें भी वेरिकोज वेन्स का कुछ ऐसा ये भी है कारण है? बिल्कुल इसमें एक एसोसिएट फैक्टर ये बनता है। देखिए, बात तो वही चल रही है कि वेन में प्रेशर बढ़ने की। हाँ जी सर। अगर आप कंटिन्यूसली सिटिंग जॉब है आपकी, बैठे रहते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में है, आप मसल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो वीनस रिटर्न जो है हैम्पर होता है, वीनस ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और स्टैग्नेशन और एंगोजमेंट या ब्लड वेन्स के फूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उससे निपटने का एक सीधा सा हिसाब है जी। अगर आपका सेडेंटरी लाइफ, आप बैठे हुए हैं, तो आप जो एनल, हम उसको कहते हैं स्विंगटर एक्सरसाइजेस, जैसे कि आप स्विंगटर एनल के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स। आप बैठे बैठे अगर आप संकुचित करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव रहेगा और इस चीज से आप बचे रह सके। तो आप ये पोजीशन रिलेटेड कोई आपका इशू है तो ये आप करते, ये आप एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, उन लोगों को। जब हमने लाइफस्टाइल की बात की, आप क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, किस तरह का खाना खाना चाहिए या किस तरह का डेली उनकी लाइफ हो, सो दैट इस तरह के बीमारियों से वो दूर रहें? हाँ, बचाव में, इसमें बचाव बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपने जैसा पूछा, तो फूड हैबिट्स में आपको, आप नॉन वेज लेते हैं, ठीक है, आप बंद मत करें, लेकिन साथ में आप सफिशिएंट क्वांटिटी में सैलड्स लें, वेजिटेबल फाइबर लें, और आप नियम बना के रखें कि फ्रूट्स और सैलड का एक मील आप उसमें इंक्लूड करके रखें। और खाने में दही और छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। छाछ बहुत अच्छा है, लिक्विड इनटेक भी अच्छा रहता है और क्लींजिंग भी अच्छी रहती है। और तीसरा, अपना लाइफस्टाइल में अपनी मूवमेंट्स एबिलिटी, थोड़ी सी मूवमेंट्स रखें, एक्सरसाइज, योगा, दे प्ले मेजर रोल, इनको करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ना रहे और बाउल मूवमेंट यहाँ सही रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, वापस मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Smartphone for smart people. Amazing features with unbelievable price now in India. स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब के साथ हमारी चर्चा जारी है। हमने सर कुछ लक्षण तो बताए, क्योंकि पेशेंट का क्या होता है, संकोच के कारण वो बताते नहीं है जी। और एक टाइम ऐसा आता है जब बीमारी काफ़ी बढ़ गई होती है, जब उनको ज़्यादा पेन होता है या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तब जाके वो किसी को बताते हैं। तो आप कुछ लक्षण बताएं जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जो उनको समझ जाना चाहिए कि अब संकोच ना करें, हमें किसी न किसी को या डॉक्टर साहब को तो अप्रोच करना ही चाहिए। ठीक बात है। ये आप गाइड करें हमारे पेशेंट्स को। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा
कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जब भी आपको लगता है कि गुदामाग से कुछ ब्लड बाहर आ रहा है, खून और रक्त निकल रहा है मोशन जाते समय, या कभी आपके अंडरगारमेंट्स में ब्लड स्टेन आता है, या आपको वहाँ पे कोई पेन होता है, या कोई टिश्यू आपको कोई गांठ सी महसूस होती है, तो ऐसी अवस्था में आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर अपना चेकअप कराएं और जानने की कोशिश करें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और क्योंकि इसमें जितनी जल्दी इलाज शुरू करते हैं आप, रिजल्ट्स उतने ही अच्छे रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात चली, मैंने देखा अगर ज़्यादा पेशेंट्स में नहीं बोला किसी को, वो संकोच में ही पड़े रहे, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है? जैसे आपने एक रेक्टल प्रोलैप्स का कहा कि बाहर भी आता है, वो बड़ा पेनफुल कंडीशन, सो व्हाट आर द अदर कॉम्प्लिकेशंस? हाँ, कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली इसमें मैंने तो ये देखा है, लोगों की ना विचारधारा एक वो पाइल्स या बवासीर को एज ए सोशल स्टिग्मा लेके चलते हैं कि हम आपस में आप किसी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं और कैरी करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत दवाई इधर उधर से ले ली, एग्जामिनेशन कराते नहीं हैं और दवाई खा के काम करते रहते हैं, काम चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होती हैं लेटर स्टेजेस में। और कॉम्प्लिकेशंस में सबसे जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फेक्शन का। पाइल्स में अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर उसमें स्वेलिंग और पेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर मरीज को वो रुक नहीं पाता और उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेशंस में नंबर 1 पे इन्फेक्शन आता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो देखा गया है वो है एनीमिया। हीमोग्लोबिन जो है पेशेंट का काफ़ी फॉल हो जाता है। हाँ, लोग ब्लड ज़्यादा, क्योंकि पेन होता नहीं है, ब्लड लॉस होता रहता है और मरीज ध्यान देता नहीं है, तो धीरे धीरे पेशेंट का ब्लड लॉस होने लगता है। हीमोग्लोबिन कम होने से थकान, सांस का फूलना और लेथार्जिक वीकनेस, ये सब सारे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों, ऐसी स्टेज में पेशेंट को नहीं पहुंचना चाहिए, पहले ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि अगर ये कॉम्प्लिकेशंस नज़रअंदाज करे जाएं तो एंडोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है, क्या ये सच है? हाँ, देखिए ऐसा है, पॉसिबिलिटी तो रहती है। अगर आप किसी भी बीमारी, पाइल्स को अगर आप नज़रअंदाज करते रहें, इन्फेक्शन हो रहा है उसमें और उसमें आप फिर इन्फेक्शन होने के बाद में स्वेलिंग हो गई है और वो क्रॉनिक होता जा रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो चांसेस इसमें रहते हैं। दो चांसेस आर वेरी लेस, बट चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है। तो ज़रूरी है कि अपने इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सही टाइम पे बिल्कुल सही डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अब सर हम आते हैं इसके मैनेजमेंट या इसके इलाज के ऊपर। एलोपैथी में अगर ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे पास या तो पेन किलर्स हैं या कुछ लग्जेटिव्स देते हैं जिससे कब्ज़ को थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, और अल्टीमेटली वी गो फॉर सर्जरीज। और वो भी कई केसेस में हमने देखा है कि सर्जरीज में रिलैप्सिस केसेस भी देखे गए। तो आयुर्वेदा, आपने रिसर्च किया हुआ है सब्जेक्ट पे, और आयुर्वेदा में काफ़ी कुछ अच्छा ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। मैं वो चाहता हूँ कि जो काफ़ी लोगों को सर पता नहीं, मैं जब बात कर रहा था इस प्रोग्राम में काफ़ी लोगों को, ये जो आप जो सूत्रा ट्रीटमेंट देते हैं, शार सूत्रा वाला, तो उसमें वो कई स्कोर करता है, इवन एलोपैथी के भी कई जो रोबोटिक सर्जरीज के ऊपर भी, इट्स वेरी गुड। तो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर आप थोड़ा हमें बताएं। हमारा जो ट्रीटमेंट है, नंबर 1 हम कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने को हटाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप कुछ मेडिसिन हैं जो पेट साफ करती हैं, वो एडवाइस करते हैं, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो और पेशेंट मोशन के समय ज़्यादा जोर ना लगाएं, ज़्यादा स्ट्रेन ना करें और ज़्यादा देर तक बैठे नहीं या बार बार ना जाएं। ये तीनों चीज़ें, देर तक बैठना, बार बार जाना और ज़्यादा स्ट्रेन करना, प्रेशर लगाना, ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेजर रूट कॉज पे जब काम करते हैं आयुर्वेदा में, तो इसका काफी चांसेस है कि नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये इसी तरह से ठीक हो जाता है फर्स्ट स्टेज में। ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब पाइल मास का साइज बन चुका होता है, तो उस स्टेज में हम क्या करते हैं कि उसमें हम एक क्षार कर्मा होता है, एक जो कुछ मेडिसिन होती है जिनको हम पाइल अंडर प्रोक्टोस्कोपिक गाइडेंस एक दूरबीन डाल करके वहाँ पे कुछ मेडिसिन टच करते हैं उस पाइल मास के ऊपर, जिससे वो श्रिंक करता है। और इसके साथ साथ फिर वो जो बेसिक फैक्टर्स हैं कि कॉन्स्टिपेशन के, लाइफस्टाइल के, उनको ठीक करते हैं, और इससे आपका ये सेकेंड स्टेज में ये प्रॉपर्ली मैनेज हो जाता है। सेकेंड स्टेज में अगर पाइल मास बढ़ा हुआ है या थर्ड स्टेज में आ गया है, जो बाहर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस वहां पे क्षार सूत्र का रोल आता है। ओके। देखिए थर्ड स्टेज में और सेकेंड डिग्री की लेट स्टेजेस में, जबकि पाइल मास का साइज बड़ा हो चुका होता है, तो आजकल जैसे मॉडर्न सर्जरी में हम स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी करते हैं। प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम है और कॉस्टली भी है। उसके साथ अगर हम शासूत्रा करते हैं आयुर्वेद में,
तो उसके रिजल्ट साफ सुथरा के रिजल्ट स्टेपल्ड हेमरोइडेक्टमी से काफ़ी बेटर आते हैं और काफ़ी कन्वीनियंट भी है, इजी टू हैंडल और पेशेंट के लिए इकोनॉमिकल भी है। इसमें हम सिंपली पाइल मास को अंडर द गाइडेंस ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एक साफ सुथरा एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, उससे हम उस पाइल मास को लाइगेट करते हैं। ये हर्ब से कुछ जुड़ा हुआ धागा होता है, एक बेसिकली से मेडिकेटेड थ्रेड, हाँ, इसके ऊपर मेडिसिन की कोटिंग होती है। तो वो जो बेसिकली थ्रेड के जरिए वो मेडिसिन वहाँ पे डिलीवर होती है। तो पाइल मास को हम जब लाइगेट करते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और मेडिसिन जब रिलीज होती हैं तो रूट से अपने आप ही 5 to 7 डेज में विदाउट एनी सर्जरी वो पाइल मास निकल जाता है और पेशेंट को कोई हॉस्पिटलाइजेशन या बेड रेस्ट में ये बहुत बड़ी बात है ना। आपको हॉस्पिटल उसमें सर्जिकल इन्वेजन भी इतना ज़्यादा नहीं होता दूरबीन से, हाँ, उसमें काटने सर्जिकल, तो आपको हॉस्पिटल में भी नहीं रुकना, तो सही बात है, जब पैसा और समय दोनों की बचत होती है। तो इसका और क्या कंपैरिजन है रिजल्ट्स में सर, कुछ बता सकते हैं जो आजकल की सर्जरीज होती हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो हम सर्जरी में करते हैं, सर्जरी में इसे पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की आप मतलब अप्रोच है कि आपने उसको एक्सरसाइज कर दिया, वो पाइल मास आपने काट के निकाल दिया। हाँ जी। आयुर्वेद में जो है एक टोटलिटी में ट्रीटमेंट चलता है। देखिए हम पाइल मास के साथ, देखिए मैंने जब शाश्वत का जिक्र किया तो आपने हमने वो भी बात की कि इसके ऊपर एक मेडिसिन की कोटिंग होती है जो काम करती है, जो कि रूट लेवल पे वहां से उस टिश्यू को इतना फाइब्रोसिस कर देती है कि दोबारा वो बल्ज नहीं करता। जैसे पाइल्स की 3 पोजीशन होती है, 3, 7, 11, 3 साइड्स होती हैं। तो जिस साइड पे ये लाइगेट होता है वहां पे रिकर नहीं होता, दोबारा होने के चांसेस नहीं होते। और दूसरा क्या है कि हम साथ में ये भी लेके चलते हैं कि बाउल रेगुलेशन, जो पेशेंट की डाइजेशन और एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है, बाउल रेगुलेशन, वो आयुर्वेदिक दवाइयों से बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज होता है, जिससे कि दोबारा कॉन्स्टिपेशन ना हो और वो जो बेसिक फैक्टर है वो हट जाए और प्रॉब्लम दोबारा ना आए। ओके डॉक्टर साहब, अभी जब हम सुबह भी बात कर रहे थे, पेन कई कंडीशन में, जैसे फिस्टुला है, आपने कहा था जब एब्सेस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर असहनीय पेन होता है कभी कभार पेशेंट्स को। अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ डॉक्टर या हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है, वो घर से है या कुछ ऐसा है वो पहुँच नहीं सके, इतनी पेन है वो हिल भी नहीं सकता, तो उसमें ये पेन मैनेजमेंट कैसे करो? और ये ज़्यादातर किस में, फिस्टुला में पेन होता है या फिशर में होता है, एक किस में, ये उसका क्या तरीका वो बच्चा है इस पेन से? पेन जो है वो गुदा रोगों में, जैसे पाइल्स में पेन मैंने बताया, पेन तभी होता है आइदर मैकेनिकल इंजरी हो या इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन की वजह से कोई स्वेलिंग आ गई हो। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में पाइल्स में या गुदा मार्ग में कहीं पे भी अगर आपको पेन होता है, आपको पता तो है नहीं कि पाइल्स है, फिस्टुला है या फिशर है, द बेस्ट थिंग इज कि आप एक टब लें, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी लें, उसमें कुछ भी आप डेटॉल या सेवलॉन कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन अगर है या पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा डाल के, और कुछ नहीं है तो वैसे ही गर्म पानी लेके आप उसमें 10-15 मिनट बैठिए। हम इसको सिट्स बात कहते हैं, गर्म पानी की सिकाई, इसमें काफी इमीडिएटली आपको थोड़ा आराम मिल जाता है। नमक डाल के भी कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डालने को लोग उसमें सुहागा डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि उस वक्त पेन इतना शूटिंग पेन होता है, पेन किलर्स असर नहीं करते, ये आपका बहुत ही सस्ता और आप इमीडिएटली आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका पेन रिलीफ हुआ तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कहेंगे आप एक सही डॉक्टर से मिलें और इसका उपचार कराएं। सर, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने 30 साल इसके ऊपर रिसर्च किया और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में आपने काम किया, तो मैं चाहूँगा उस ज्ञान के भंडार में से हमारे दर्शकों को भी कि क्या फाइंडिंग्स थे इसमें, हम भी ज़रा जान लें। देखिए मैं इस प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये अनुभव किया है कि लोग गुदा मार्ग में होने वाली बीमारियों के बारे में अक्सर चर्चा नहीं करते हैं, और उनको चर्चा नहीं करते हैं तो राइट ट्रीटमेंट, राइट अप्रोच के बारे में जानकारी भी नहीं मिल पाती है। बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको जानकारी मिलती है, जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो जानकारी कहाँ से हासिल, छुपाते हैं। उसको सोशल स्टिग्मा मत समझें, आप खुल करके बात करें और बताएं, आपस में डिस्कस करें, डॉक्टर के बारे में जानकारी लेने की, बीमारी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। दूसरा ये कि मेरा ये मानना है कि अगर गुदा मार्ग में जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बचा कैसे जाए। मैं तो चाहता हूँ कि ये बीमारी लोगों में हो ही ना। हमारा भी उद्देश्य इस प्रोग्राम का वही है, पर अगर हो जाए तो फिर कहीं हो जाए तब तो हम लोग बैठे ही हैं, सही है ट्रीटमेंट में। लेकिन हो ना, उसके लिए मैं एक ही मूल मंत्र मुझे समझ में आया है जी। नंबर 1, देखिए हम ओरल हाइजीन का तो ध्यान रखते हैं, हाँ जी, ठीक है। रेक्टम इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम उसको एज ए नेग्लेक्टेड ऑर्गन फील ना करें, अरे ये गंदा है, ये ऐसा फील मत करें। यू शुड टेक ए प्रॉपर केयर ऑफ एनल रीजन। ये बहुत बड़ी बात कही आपने सर। उसको रेक्टल एरिया को एज ए बॉडी पार्ट समझे और उसको प्रॉपर केयर करें। अब देखिए, जब ऐसा है कि आजकल ऐसा देखने में आया, मैं खुद देखता हूँ कि लोग
हम वेस्ट की कॉपी करते हैं करेक्ट। क्या करते हैं कि लोग टिश्यू पेपर और ये जेट वगैरह ये ज्यादा यूज करते हैं। जेट, देखिए जेट, कभी भी आप जेट यूज करते हैं तो उसका पॉइंटेड स्ट्रीम होता है ना, इट डैमेजेस योर लाइनिंग मेम्ब्रेन, स्किन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। कोल्ड कंट्रीज में तो चल जाता है, दे आर आवर, हमारा जो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जी, उसकी वजह से अगर ब्रेक हुआ है तो, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं। टिश्यू पेपर आपको कोल्ड कंट्रीज के लिए तो ठीक है जी, वायबल है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, टेम्परेचर माइनस में होता है। लेकिन हमारे कंट्री में अगर आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं तो वो फीकल पार्टिकल जो स्किन के साथ में अटैच है, दैट क्रिएट्स इन्फेक्शन, और उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए हमें, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है यूजिंग वाटर, पानी जो है वो बेस्ट है, उसको यूज करना चाहिए। और बचने के लिए एक चीज याद रखिए कि आप कोई भी घर में कोकोनट ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, नहाते समय थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या सरसों का तेल थोड़ा सा पानी में मिलाया और एनल कैनाल में एक बार जरूर मसाज कर दें। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और स्किन की स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहेगी और एक तरह से एनल म्यूकोजल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहती है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, इन रोगों से आप काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो हम ये सोचेंगे कि किसी का वाटर यूज़ करना वो हम पुराने ख्यालात के हैं, और जो पेपर वेपर यूज़ करने वाले बड़े मॉडर्न है। तो हमें अपने ही संस्कार और शास्त्र में लिखे हुए जो भी चीज़ें उस पर डिपेंड करना चाहिए। उसकी तरफ आज दुनिया देख रही है, लेकिन हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की नकल कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बात कही आपने डॉक्टर साहब। बहुत ही आनंद आ रहा है जो इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक ये काफ़ी लाभदायक है इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, वो है कि ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होती है और लोग तैयार रहते हैं कि मेरे फोरफादर्स में था तो मेरे को भी हो ही जाएगा ये, तो ये मिथ है कि इसको रोका जा सकता है? हाँ, देखिए जैसा मैंने अनुभव किया है कि एक फैमिली में ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फादर या मदर को पाइल्स है तो बच्चे में भी होगा। मैंडेट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन एक फैमिलियल टेंडेंसी जरूर मिलती है। हाँ जी, देखिए एक घर के अंदर एक जैसा खाना पीना हो रहता है। अगर कुछ खास फैमिलीज में देखा है लोग फ्राइड ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, पराठे वगैरह और फ्राइड चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर में बना तो फिर सभी को खाना है। सही बात तो वो उस तरह से फिर देखा गया कि उस फैमिली के मेंबर्स में, क्लोज मेंबर्स में सब में ये प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। तो दैट इज वो उसका जो रिलेशन है वो खाने पीने से है, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है ऑन रिकॉर्ड कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो गुदामार्ग की जो खून की नलियां हैं, उनमें कुछ वेल्व्स होते हैं। वो वेल्व्स जो है ब्लड को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो कई बार जेनेटिकली एक पर्टिकुलर फैमिली में वो वेल्व्स ना मिसिंग होते हैं, तो सारा प्रेशर ब्लड का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही पड़ता है, वो डिवाइड नहीं हो पाता है। तो उस वजह से एक फैक्टर वो हो सकता है। अदरवाइज तो खाने पीने से इसका ज़्यादा रिलेशनशिप मैंने देखा है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत लाभकारी जो जानकारियाँ आपने आज हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मुझे उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमें अपने सुझाव और सवाल भेज सकते हैं 9540339361 पे, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@mediaresearchacademy.com पे। अगले रविवार फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हेल्थ कोच, सिर्फ दिशा टीवी पर। नमस्कार। Smartphone for smart people. Amazing features with unbelievable price now in India.